Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. Today we are going to learn about the resources and development. What are resources? Resources क्या है? Resources ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल हैं चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक है आपके पास में नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है और दूसरा टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उनको जो है वो यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। और इसी को, इन्हीं चीज़ों को, नेचर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम जो हैं वो फर्दर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप हो गया। जैसे नेचर के अंदर जो है वो मिनरल्स वगैरह ऑलरेडी प्रेजेंट थे, इससे जो है आपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपने रोड्स कंस्ट्रक्ट की। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम कंपनीज बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स फॉर्म करते हैं और वो कंपनी या वो बिल्डिंग या वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन चीज़ों के रिलेटेड जो है वो वर्क करती हैं। तो उस चीज़ को हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। रिसोर्सेज को हम इनकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, किस आधार पे हम जो है रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला है ओरिजिन, दूसरा है एग्जॉस्टेबिलिटी एंड थर्ड वन इज द ओनरशिप एंड द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनको कैसे डेवलप किया जा रहा है। ओरिजिन के अकॉर्डिंगली हम रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं। सबसे पहला है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, जो कि बायोस्फीयर के, यानी कि आप लिविंग चीज़ें बोल सकते हो, वो लिविंग चीज़ें जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, बायोस्फीयर में अवेलेबल हैं, उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज। अब एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं आपके, जैसे रॉक्स है, मेटल्स है, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसको हम बोलते हैं एबायोटिक चीज़ें। मिट्टी भी इसका पार्ट है, ठीक है। सेकेंड इज द एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी क्या है कि चीज़ें या तो रिन्यूएबल होंगी या फिर नॉन रिन्यूएबल होंगी। रिन्यूएबल मतलब जैसे अगर मैंने आज धूप सेक ली तो ये थोड़े कि कल सूरज देवता बोलेंगे कि जी आपने तो कल ज़्यादा धूप सेक ली तो आज मैं नहीं आऊँगा, या हमने अगर धूप ज़्यादा कंज्यूम करनी शुरू कर दी तो सूरज नहीं निकलेगा, या हवा अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ें जो नेचर के अंदर दोबारा रिप्रोड्यूस हो रही हैं, रीप्लेनिश हो रही हैं। रीप्लेनिश होने का मतलब अगर आपने कोई चीज़ यूज़ कर ली वो वापस अवेलेबल हो जाए, उसको हम बोलते हैं रीप्लेनिश होना। जैसे आपका दिल करता होगा कि चॉकलेट के डिब्बे में से मैं जितनी मर्जी चॉकलेट्स खा लूँ और वो फिर से वापस डिब्बा भर जाए, बट ऐसा होता नहीं है ना, चॉकलेट आइलैंड्स होते नहीं हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो नेचर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, दोबारा आपको प्राप्त हो सकती हैं, रीप्लेनिश हो सकती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, आपके विंड एनर्जी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। इसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज़ द नॉन रिन्यूएबल, जो कि इसका ऑपोजिट है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ऐसी चीज़ें जिनको अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है वो नेचर में ख़त्म हो जाए, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको बनने में लगभग 300-400 साल मिनिमम लग जाते हैं। तो इसलिए अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो आपके जीवन काल में तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम उनको जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आ रही है दैट इज़ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे हम रिसोर्सेज को 4 फर्दर कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है, वो चीज़ें जो मेरे को पर्सनली बिलोंग करती हैं। जैसे कि अगर मैं पेन की बात करूँ तो दैट पेन बिलोंग्स टू मी ओनली, ठीक है ना, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अगर आपका घर है दैट इज योर रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, वेल हो गए, पैस्चर लैंड्स हो गए। ये कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आता है जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक स्पॉट्स हैं, पब्लिक बसेस हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ये सब चीज़ें कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आपके नियर बाय पार्क्स हो गए, ये सब कुछ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। इसके बाद में आता है आपके पास में थर्ड नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज के अंदर क्या है, ऑल द रिसोर्सेज आर इन अ वे आर नेचुरल रिसोर्सेज एज इवन द प्राइवेट कैन बी एक्वायर्ड फॉर कॉमन गुड। अब यहाँ पे क्या है, नेशनल रिसोर्स के अंदर इन बाकी सब रिसोर्सेज को क्यों इंक्लूड किया गया है, चाहे वो आपका कम्युनिटी है चाहे इंडिविजुअल है। सपोज गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, कोई हाईवे निकलना है, उसके बीच में किसी की प्राइवेट लैंड पे आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि एक देश के लिए काम हो रहा है, देश के अंदर ही है वो जो भी आपकी लैंड रहेगी, तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कंपनसेट करते हुए आपको उसको भी यूज़ करेगी। वो ये नहीं होगा कि वहाँ से हाईवे को टिल्ट कर दिया जाएगा या घुमाकर साइड से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है वो उसी तरीके से उसको बनाएगी, बट जो भी लैंड उसके बीच में आएगी उसके लिए आप उस बंदे को कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए किसी न किसी रूप में जो बाकी सारे रिसोर्सेज हैं वो भी जो है नेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं, द रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉल इन दिस कैटेगरी।
जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सब चीज़ों का, जैसे अगर समुंदर है वो तो किसी देश की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ना हुई है, वो तो कॉमन है। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनली, जो कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को जो है वो मिलकर हैंडल करती हैं, मिलकर उनकी देखभाल करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इसके बाद में जो लास्ट पार्ट है, इसकी जो लास्ट टाइप है दैट इज द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का स्टेटस के अकॉर्डिंगली कौन कौन से हैं? सबसे पहले जिसमें आ जाता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। अब पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर क्या है? ऐसे रिसोर्स जो कि किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं बट अभी तक आपने उनको यूटिलाइज नहीं किया है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी का, बट वहाँ पे पोटेंशियल है ना, वो रिसोर्स आप वहाँ पे लाइक वहाँ से आप फर्दर उतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, बट अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं की है। सेकेंड इज द डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? अब जिनको हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, जिन जगहों पे सोलर एनर्जी के प्लांट्स लग चुके हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उसके थ्रू बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, तो दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट कर चुके हैं उस चीज़ की। इसके बाद में तीसरा आता है स्टॉक। रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डोंट हैव इनफ टेक्नोलॉजी टू यूज द रिसोर्सेज। अब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई तो कर सकती हैं, बट हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको यूज़ कैसे करें, हमें पता नहीं है। और सपोज कोई नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ है बट आपको नहीं पता कि वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है ना, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको आप हेल्पफुल बना पाओ, तो दैट इज स्टॉक, जो नेचर में प्रेजेंट तो है बट आपके पास आज के टाइम में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको यूज़ कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आज से कई हज़ारों साल पहले जब पेपर इन्वेंट हुआ, पेपर के इन्वेंट होने से पहले जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पेड़ों से कागज़ भी बनाया जा सकता है, तो वो स्टॉक तो था ना, बट उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दैट इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। इसी के तरीके से आते हैं आपके रिजर्व्स। रिजर्व जो है वो स्टॉक का ही सबसेट है। ह्यूमन बींग्स हैव इनफ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज बट द यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड। अब हमारे पास में कुछ चीज़ों के अगर कुछ रिसोर्सेज की हमारे पास टेक्नोलॉजी तो आ गई है कि हम उनको यूटिलाइज कर पाएँ, बट अभी तक हमने उसकी यूटिलाइजेशन को स्टार्ट नहीं किया है। जैसे भारत देश के अंदर अब हाइड्रोजन के ऊपर वर्क चल रहा है, लाइक हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के तौर पे, कि हमारे वो टेक्नोलॉजी तो हम डेवलप करना स्टार्ट कर दिए हैं बट अभी तक हमने उसको यूज़ करना नहीं शुरू किया, तो दैट इज़ अ रिजर्व। अब नेचर में जितनी रिसोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी तो होंगी, तो इसके बाद में आती है प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा संसाधन होंगे आपके पास में उतनी ज़्यादा हमारी वांट्स जो हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। हमें जितना भी मिल जाए ना, फिर भी हमें दूसरे के पास पड़ी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। इसके बाद में है आपका सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू हाफ्स एंड हाफ नॉट्स आर एज रिसोर्सेज आर अकोमोडेटेड इन फ्यू हैंड्स। अब कुछ देशों के पास में अगर रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के पास होने की वजह से सोसाइटी जो है वो दो भागों में बटी हुई है, कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर हम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करेंगे इसकी वजह से पूरी दुनिया में वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो एक किसी कंट्री के पास में है बाकियों के पास में नहीं है, उसकी वजह से हुआ क्या कि वो देश ने तो एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया बट बाकियों के पास तो था ही नहीं वो, तो इसकी वजह से ग्लोबली उस चीज़ के क्राइसिस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके क्विक लर्निंग के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं आपके एनिमल्स एंड ट्रीज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं आपके सोलर एंड विंड एनर्जी, और उसके बाद में आपके पास कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं पार्क्स एंड पॉन्ड्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है जिनके अंदर पोटेंशियल तो है बट अभी तक हमने उसकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं, जैसे राजस्थान और गुजरात के पास में प्लेंटी ऑफ सोलर और विंड एनर्जी है बट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज डेवलप्ड प्रॉपरली, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। इसके बाद में आता है आपका स्टॉक। स्टॉक के अंदर क्या है, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर है ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और इसी के थ्रू इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ कर पाएँ, ठीक है, कि इसकी टेक्नोलॉजी ही लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी दैट दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड, इसकी वजह से ही ये अभी तक यूज़ नहीं कर पाए हैं हम, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। रिजर्व के अंदर क्या है कि रिवर वाटर जो है
उसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना, दैट इज रिजर्व, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी सब कुछ है बट अभी तक हमने उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है। इसके बाद में है आपका स्टेट्स जहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है। जो ब्लैक सॉइल है दैट इज इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और जो रेड सॉइल है दैट इज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। लेटराइट सॉइल जो है दैट इज इन कर्नाटका एंड केरला। एंड स्टेट्स वेयर माउंटेन्स आर फाउंड, जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ब्लैक सॉइल इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, रेड सॉइल इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, लेटराइट सॉइल इन कर्नाटका एंड केरला, एंड माउंटेन सॉइल कहाँ पर आपकी हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद में कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो हैं वो आपकी वर्ड ऑफ एडवाइस के अंदर रह जाती हैं, जैसे कि आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेज हैं उसको हम सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ना यूज़ करते हुए हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि चीज़ों का ध्यान से उपयोग करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के अंदर क्या है, अलग अलग देश जो हैं नियर अबाउट 100 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होकर उन्होंने एक अर्थ समिट किया था विच इज़ हेल्ड इन द रियो दे जेनेरियो। वहाँ पे उन्होंने चर्चा की थी कि कैसे जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो, हम अपने अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, तो उन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई थी। नेक्स्ट इज हाउ रिसोर्स प्लानिंग इज़ डन, कि जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर उनको यूटिलाइजेशन के लिए या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, वो प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है। एंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अनकल्टिवेटेबल लैंड। अनकल्टिवेटेबल लैंड का मतलब क्या है कि जो लैंड के ऊपर अब खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, उस लैंड को कैसे आप कैटेगराइज करते हो और किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए। अदर एंड भांगर, ये भी आपकी लैंड फॉर्म्स जो आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर आपने लास्ट ईयर क्लास 9th के अंदर की थी। ग्रॉस जोन एरिया यानी कि आपने टोटल कितने में हुआ था, और जो वेस्ट लैंड या साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हटाकर आपका आ रहा है नेट जोन एरिया। इसके बाद में है आपका रीजंस फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन इंडिया, कि किन कारणों की वजह से ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है, नष्ट हो रही है भारत के अंदर, क्योंकि हम जो है वो केमिकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो बनती है। लास्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। अब इसके बारे में हम जो है वो फर्दर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट टाइप की, जैसे ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यहाँ पे कौन सी अलग अलग टाइप की जो फसलें हैं वो ग्रो करती हैं, वो सब कुछ इसका पार्ट है। अब इसके ऊपर हम बेस जो है वो कुछ MCQs को पढ़ते हैं। अब बच्चा यहाँ पे ना जो कुछ आपको डिफाइंस वगैरह हैं वो दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके जो है आराम से इनको पढ़ सकते हो। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसके लिए हम पहले MCQs को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो पेयर करेक्टली मैच किया गया है, यानी कि जो सॉइल है वो उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, लेटराइट सॉइल एंड वेस्टर्न घाट। लेटराइट सॉइल जो है वो वेस्टर्न घाट्स पे पाई जाती है। 12th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। नीचे ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ए के अंदर आपको बोला है एलुवियल सॉइल जो है दैट कंसिस्ट सैंड एंड सिल्ट। ब्लैक सॉइल जो है दैट इज सॉल्ट कंटेंट इसमें हाई रहता है। एरिड सॉइल जो है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन। एंड लेटराइट सॉइल जो है दैट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। तो इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। सारे करेक्ट नहीं है। अब इसमें से करेक्ट कौन से वाला है कि जो एलुवियल सॉइल है दैट कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। एलुवियल सॉइल के अंदर सैंड और सिल्ट होती है। कमेंट्स में बताना कि इसमें कौन सी फसल ग्रो करती है। 13th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, अंदर साथ में यहाँ पे दिया गया आपको नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला गया विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शोन इन द अबव इमेज। किस टाइप का रिलेशनशिप जो है वो इसमें शो किया गया है। रिलेटेड, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। ये वाली जो इमेज थी इसमें कैसा रिलेशनशिप शो किया गया है कि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, तो इसीलिए इसका रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। यानी कि सबकी ज़रूरतों के लिए तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, बट अगर यानी कि सबकी जो है कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाओं को अगर हम पूरा करें, सबकी ग्रीड जो है, लालच जो है कि हाँ मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, उसके लिए इतना सब कुछ पर्याप्त नहीं है।
ये बात किसने कही थी? ये आंसर सबको पता होगा, दैट दिस वॉज सेड बाय गांधी जी। इन 15th क्वेश्चन, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन द ईयर, किस साल में क्लब ऑफ रोम जो है, दिस क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड दैट कि हमें जो है रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, कब? दिस वॉज सेड इन 1968। हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल, किसने ये बुक लिखी थी? दैट स्मॉल इज ब्यूटिफुल, दिस बुक वॉज रिटन बाय स्क्यूमैकर। अब अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हुई है तो प्लीज़ फॉर दैट आई एम सॉरी। जो बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल दैट वॉज रिटन बाय स्क्यूमैकर। हाउ मच एरिया ऑफ लैंड इन इंडिया इज प्लेन, भारत के अंदर कितना एरिया जो है ज़मीन का वो प्लेन है? सो दैट इज बी पार्ट 43%। 43% ऑफ एरिया इन इंडिया इज प्लेन। 43% एरिया ऑफ लैंड इन इंडिया इज प्लेन। 18th क्वेश्चन इज द रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग और ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है, हम 3 R's का प्रिंसिपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको 3 R's के बारे में बताया जाता था। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया रिसोर्स प्लानिंग शुड बी एट, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, रीजनल लेवल पे होनी चाहिए, लोकल लेवल पे, या ऑल ऑफ द अबव? कैसे होनी चाहिए रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग जो है बच्चा वो तो आपके सभी लेवल्स पर होनी चाहिए ना, जिस जगह पे वो पाया जा रहा है, जिस देश का वो पार्ट है, जिस स्टेट का वो पार्ट है, तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेशनल, रीजनल और लोकल सब लेवल्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब के अंदर लैंड डिग्रेड होने का क्या कारण है? इन चारों में से इंटेंसिव कल्टिवेशन, ओवर इरीगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। क्या कारण है पंजाब में इतनी ज़्यादा लैंड खराब हो रही है? लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है? सो दैट इज ओवर इरीगेशन, बी पार्ट इज द करेक्ट वन। 21 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द स्टेट्स इज द टेरिस कल्टिवेशन प्रैक्टिस, नीचे जो आपको 4 स्टेट्स दी गई हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल एंड झारखंड, यहाँ पे कहाँ पर टेरिस फार्मिंग होती है? हमने पढ़ा था कि जो टेरिस फार्मिंग है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर होती है, तो इन सब में से पहाड़ी इलाका कौन सा है? यस विनो, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल के अंदर जो है वो टेरिस फार्मिंग होती है। 22nd क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि जो नीचे दिए गए मैथड्स हैं इनमें से कौन सा मैथड इस्तेमाल किया जाता है लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसके ऑप्शंस हैं आपके पास में डिफॉरेस्टेशन, इंटेंसिव कल्टिवेशन, ओवरग्रेजिंग या एफॉरेस्टेशन। वी नो दैट एफॉरेस्टेशन विल बी यूज्ड, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस, इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको जो ये नीचे आपको दिया गया है लाइक टॉप सॉइल, पेरेंट रॉक, बेड रॉक एंड सब सॉइल, इनमें इनको अपने करेक्ट सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपको पता चल रहा है तो फटाफट से अरेंज करके बता दो मेरे। अब बच्चे अगर हम देखें, सबसे पहले तो आपके पास में टॉप सॉइल आएगी, उसके बाद में आपके पास में क्या आएगी? उसकी सब सॉइल, और फिर क्या आएगा आपके पास में? पेरेंट रॉक, एंड द लास्ट वन विल बी द बेड रॉक। तो ये ऑप्शन कौन से वाले में है? तो इन सब में से कौन सा करेक्ट हो गया आपका? यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको ए वाला यहाँ पे फर्स्ट आ गया, फिर आपके पास में सब सॉइल वाला यानी कि 4th हो गया, देन योर पेरेंट दैट इज 2nd वन, एंड द लास्ट वन इज द बेड रॉक विच इज़ द 3rd वन। तो आपके पास में कौन से करेक्ट हो गया ऑप्शन? विच इज़ ऑप्शन सी, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। हमने ऊपर जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, जो पॉइंट टू रिमेंबर वाला था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल जो वो इनमें से कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या झारखंड, कहाँ पे पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन गुजरात। ब्लैक सॉइल जो है दैट इज फाउंड इन गुजरात। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग विच क्रॉप। ब्लैक सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप जो है वो बेटर, जो कौन सी फसल उगाने के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट है? इट्स आंसर इज बी, कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक सॉइल जो है इज बेस्ट। 26 क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स टाइप्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो इंटेंस लीचिंग है उसकी वजह से कौन सी मिट्टी फॉर्म होती है? इसका ध्यान रखना आप, दैट इज ऑप्शन सी, लेटराइट सॉइल।
27th question is, this soil is also found in the eastern coastal plains in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. ये मिट्टी जो है वो डेल्टा एरियाज पे ज़्यादा पाई जाती है. इट्स करेक्ट ऑप्शन इज एलोवियल सॉइल. जो मिट्टी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म करती हैं, वहाँ पर जो है एलोवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है. 28th क्वेश्चन इज, विच इज़ द मेथड ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन. कौन सा मेथड है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लोइंग और ऑल ऑफ द अबव. वी नो दैट ऑल दीज आर द मेथड्स फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का क्या मतलब है कि मिट्टी की अपर लेयर जो है, टॉप सॉइल जो है वो बह ना जाए, उसको बचाने के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन रीजन फॉर सॉइल इरोजन. अब जो नीचे दिए गए, हम ज़्यादातर कारणों में तो यही बोलते हैं कि इंसानों की वजह से मिट्टी जो है वो ख़राब हो रही है, कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, सब कुछ. इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो इंसानी कारक नहीं है, यानी कि इंसानों के द्वारा किया गया कारण नहीं है. ए, मास कटिंग ऑफ ट्रीज, वो तो हम लोग ही काटते हैं. बी, वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल बाय फास्ट रनिंग वाटर. सी, रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. डी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फाउंड अंडर द सर्फेस. इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो इंसानों के हाथ में नहीं है, यानी कि हम लोग नहीं कर रहे हैं वो. दैट इज वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल बाय फास्ट रनिंग वाटर. जैसे अब बाढ़ आई किसी जगह पे, अभी जैसे आजकल हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे पहाड़ों में पानी बहुत तेज़, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से नदियाँ जो हैं, नदियों का पानी बहुत तेज़ी से बहता आता है. उसकी वजह से जो टॉप सॉइल बह जाएगी, निकल जाएगी, या फ्लड आया उसकी वजह से जो टॉप सॉइल बह जाएगी, दैट इज़ नॉट डन बाय द ह्यूमन. दैट इज़ नॉट, वो इंसानी कारणों की वजह से नहीं हो रहा. बच्चा, आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये एग्जाम जो भी आपके MCQs से आसानी से समझ में आए हो. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताओ. और प्लीज़ CSE ट्यूटोरियल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.